अस्सलाम वालेकुम। हमने लियोमायोमा पढ़ लिया हुआ है और आपका जो यूक्यू आता होता है वो मोस्टली जो है ना इस पे आता है, लियोमायोमा पे आ रहा होता है। लेकिन आपको डिफरेंस आना चाहिए लियोमायोमा और लियोमायोसार्कोमा में। पहला डिफरेंस तो आपको पता ही है कि लियोमायोमा जो है ये हमारे यूट्रस में जो अगर स्मूथ मसल का ट्यूमर होता है तो वो बिनाइन हो ना, तो उसको हम लियोमायोमा कहते हैं। ठीक है, लियोमायोमा ऑफ द यूट्रस, क्योंकि लियोमायोमा तो स्मूथ मसल का ट्यूमर होता है, वो कहीं भी हो सकता है। लेकिन यूट्रस की बात करें, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूट्रस में ही लियोमायोमा हो, स्मूथ मसल का ट्यूमर कहीं भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो लियोमायोमा बेनाइन होता है, जबकि लियोमायोसार्कोमा जो होता है ये मेलिग्नेंट होता है। दूसरा जो आपको डिफरेंस आना चाहिए वो ये कि हमारा जो लियोमायोसार्कोमा होता है वो हमेशा डी नोवो होता है। मीन्स दैट ये नहीं होता कि लियोमायोमा जो है वो लियोमायोसार्कोमा में कन्वर्ट हो जाए, ये वाला सीन नहीं है यहाँ पे। लियोमायोसार्कोमा हमेशा डी नोवो बनता है। ठीक है, ये नहीं है कि बिनाइन मेलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, हमेशा ये क्या बनता है, डी नोवो बनता है। ठीक है। इसके अलावा लियोमायोमा का हमने जो फिगर देखी थी आपको याद होगा, जिसमें हमने ग्रॉस अपीयरेंस देखी थी, उसमें बहुत ज़्यादा मल्टी नोड्यूलर था, उसमें उसके वाइट कलर का था और इस तरह से वर्ल्ड अपीयरेंस दे रहा था वगैरह वगैरह। ठीक है, वो आपने देखी होगी वीडियो में। तो लेकिन अब जो लियोमायोसार्कोमा होता है ना वो सिंगल हमारे पास लियन बनाता है मोस्टली। ठीक है, लियोमायोसार्कोमा आपको मल्टीपल मिलते हैं, जबकि लियोमायोमा और जबकि लियोमायोसार्कोमा जो होते हैं ये सिंगल होते हैं। और साइज़ की अगर बात करें, ऑब्वियसली जो हमारे मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उनका साइज़ भी ज़्यादा होता है। अब आ जाता है ग्रॉस फीचर्स में जो डिफरेंस आता है, तो ये ग्रॉस फीचर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो यही होता है कि जो लियोमायोसार्कोमा होता है उनको हम फाइब्रॉइड्स भी इसलिए कह रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो याद रखना है, ग्रॉस में हमारा लियोमायोमा जो होता है वो हार्ड होता है, जबकि लियोमायोसार्कोमा जो होता है वो सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो कलर होता है वो भी इनका डिफरेंट होता है कि लियोमायोमा जो होता है वो वाइटिश होता है, जबकि लियोमायोसार्कोमा जो है ये येलोइश वाइटिश होता है। ठीक है, पुअरली डिमार्केटेड होता है, जबकि ये लियोमायोमा क्योंकि बिनाइन है तो वेल डिमार्केटेड होगा। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो लियोमायोमा होता है ना उसमें फेसिकुलर पैटर्न होता है, स्मूथ मसल ने वर्ल्ड अपीयरेंस दी होती है, जबकि इसमें लियोमायोसार्कोमा में कोई इस तरह की फेसिकुलर पैटर्न जो है वो स्मूथ मसल्स का नहीं होता। लियोमायोसार्कोमा जो होता है इसमें हमारे पास क्योंकि ये मेलिग्नेंट है तो हेमरेज और नेक्रोसिस बहुत ज़्यादा होगी, जबकि लियोमायोमा में जो है हेमरेज और नेक्रोसिस इतनी कॉमन नहीं होगी। तो ये आपने जो है ना इनका डिफरेंस आपने याद रखना है। ठीक है, डिफरेंस आपको आना चाहिए कि जो लियोमायोसार्कोमा और लियोमायोमा में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा जो डिफरेंस है आपका बुक में भी लिखा हुआ है, वो यहाँ पे टेबल में भी आप ऐड कर सकते हैं कि लियोमायोसार्कोमा जो होता है ना ये पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में होता है। ठीक है, मतलब कि जो जिनको मीनोपॉज हो गया उन वुमेन में अगर होगा तो लियोमायोसार्कोमा होगा, जबकि लियोमायोमा जो होता है मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्टिव एज का मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव एज में लियोमायोमा होता है, जबकि लियोमायोसार्कोमा जो होता है ये पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में होता है। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने जो है इसकी जो है माइटोसिस वगैरह और सेलुलर एटीपी ऑब्वियसली हमारी जो लियोमायोसार्कोमा होगा उसमें ज़्यादा होगा। तो ये ग्रॉस में हमारे पास डिफरेंस आ गया, ये माइक्रोस्कोपिक में डिफरेंस आ गया, साइज़ में डिफरेंस आ गया और नंबर में डिफरेंस आ गया, और इनके जो ये डिफरेंस आ गया कि ये कब कॉमन होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, जो आपका एक अभी हम करने लगे हैं। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग क्यों हो सकती है, खुद आप सोचें कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक है, क्या मतलब कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। आपको पता है कि अगर तो हमारी फीमेल एजेस होती हैं, ये है मेनार्की, मींस दैट फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुएशन आती है एक फ़ीमेल को वो तकरीबन 11 इयर्स में आ जाती है। ठीक है, अगर वो नॉर्मल फ़ीमेल है, और मीनोपॉज जो है वो तकरीबन 50 इयर्स तक आ जाता है। तो ये हमारे पास नॉर्मल इसका क्राइटेरिया होता है कि इस दौरान हमारी जो है वो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ये इसका जो है पीरियड होता है। अब एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का क्या क्या मतलब हुआ, ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का। तो अब आपको पता है कि ये दो तरह से हो सकता है, या तो आपका एट द मतलब अगर इसमें ना दो हमारे पास आ जाते हैं, क्या नाम है, दो तरह के हमारे पास जो है ना आपकी टर्म्स लिखी हैं बुक पे, कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना किसी फीमेल को जो है ना पीरियड्स हो रहे हैं, मतलब उसको उसका जो है ना मेंसेस का जो है ना ड्यूरेशन आई हुई है, वो नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होती है, 0 to 10 डेज़ मोस्टली कहते हैं, लेकिन 8 डेज़ 8 to 7 डेज़ होता है। ठीक है, मतलब 7 डेज़ के जो है ना पीरियड्स होते हैं। अगर उस दौरान बहुत ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो उसको हम कहते हैं मेनोरेजिया। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मेनोरेजिया। ठीक है, पीरियड्स के दौरान अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो उसको हम मेनोरेजिया कहते हैं, जिसमें हमने बहुत से डिसऑर्डर्स अभी पढ़ लिए हैं जिसमें हमने मेनोरेजिया देखा था। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जो है एक ये चीज़ होती है कि बिटवीन द पीरियड्स आपके पास जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, ठीक है, मेट्रोरेजिया के
अभी आपकी जो है ब्लीडिंग, आपके मेंसेस नहीं चल रहे और इस दौरान जो है बिटवीन द पीरियड्स आपके क्या इरेगुलर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए कि ये क्या हो गया ना, ये तो मतलब नहीं है ना, मतलब जो आपकी नॉर्मल साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ की, उसमें जो 7 डेज़ होते हैं वो तो चलो नॉर्मल होता है, उसमें भी अगर ज़्यादा हो जाए तो मेनोरेजिया होगा। अगर उस 28 डेज साइकिल में फॉर एग्जांपल इस दौरान ब्लीडिंग हुई, ठीक है, इस दिन फिर थोड़े दिनों बाद दोबारा हो गई, फिर थोड़े दिनों बाद दोबारा हो गई, तो इस तरह की जो चीज़ होती है ना उसको हम मेट्रोरेजिया कहते हैं, ठीक है। तो मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया में आपको डिफरेंस आना चाहिए। एक होती है पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, के मीनोपॉज हो गया एक फीमेल को, उसके बाद फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, हालांकि उसको मीनोपॉज हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग। तो ये भी हमारे पास क्या होती है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। उसके बाद कॉमन कॉजेज़ क्या होंगे, एक हमारे पास टर्म होती है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक है। ये हमारे पास 3 तरह से हो सकती है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। या तो फीमेल को कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, या हमारे पास उसके अंदर कोई ओवरी की लीजन्स हैं, या उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हैं। अब एंडोक्राइन में क्या आ सकता है, एंडोक्राइन में कौन सी हमारे 2 ऑर्गन्स होते हैं और एंडोक्राइन ऑर्गन्स जो रोल प्ले कर रहे होते हैं, पिट्यूटरी और हमारा ओवरी, हमारी ओवरी, ठीक है। या हमारे पास थायराइड डिजीज़ हो सकती है, एड्रीनल डिजीज़ हो सकती है, पिट्यूटरी के ट्यूमर्स हो सकते हैं, उनमें कोई भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स आएंगे तो उसकी वजह से डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ओवरियन लीजन्स है, जो अभी हमने पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम देखा था कि उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब एनोवुलेशन होती है ना, मतलब एनोवुलेशन हो जाती है पेशेंट को, उसको मतलब नहीं आ रहा होता, उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही होती, तो उस वजह से भी हो सकता है, उसकी साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है। तो पीकॉस के जो लोग होते हैं उनमें हमारे पास ओवरियन लीजन्स की करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, मैंने आपको बताया हमारी बहुत ज़्यादा रोल होता है ओबेसिटी का। जो बीस फीमेल्स होती है ना, या उनकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होती, डाइट प्रॉपर नहीं होती, सिस्टमिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उन केसेस में भी क्या होता है कि हमारे पास, ठीक है, उन केसेस में क्या होता है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस में जब बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो जाती है ना, ओबेसिटी, तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअली हमारे ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ईस्ट्रोजन जब ज़्यादा होता है तो एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक जाता है, एफएसएच नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो वो हमारे पास फॉलिकल्स की डेवलपमेंट नहीं करेगा और उसकी वजह से पीकॉस वगैरह भी हो सकता है। तो ये 3 हमारे पास हैं जिसकी वजह से एनओवुलेटरी साइकिल्स होती हैं, एंडोक्राइन, ओवरी और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। फिर हम बात करते हैं जो हमारी मेजर कॉसेज होती है। ये आपके पास बहुत अच्छा निमोनिक भी आपके पास इन्होंने दिया हुआ है, पाम, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकती हैं या नॉन स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकती हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए जो आपके पास निमोनिक है दैट इज़ द पाम, और नॉन स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए जो आपके पास निमोनिक है दैट इज़ कॉइन, ठीक है, कॉइन। अब पॉन में हमारे पास क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चरल कॉजेज़ की वजह से एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे आपको पॉलिप नज़र आ रहा है, पॉलिप कहाँ पे, ये पी फॉर नज़र आ रहा है पॉलिप, ये जो बना हुआ है यूट्रस के अंदर, ठीक है। सो ये आपके पास जो पॉलिप है इसकी वजह से एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है। या दूसरा इन्होंने एडिनोमायोसिस बताया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है वो हमारे मायोमीट्रियम में आ जाता है। सो एडिनोमायोसिस की वजह से हो सकता है, एल फॉर लियोमायोमा की वजह से हो सकता है, जैसे ये हमारे पास बना हुआ है, मैंने आपको बताया था जो सबमिकोजल होता है ना उसकी वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो लियोमायोमा हो गया। इसके अलावा मेलिग्नेंसी, ठीक है, कोई भी हमारा ट्यूमर बना हुआ है उसकी वजह से एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। तो पाम्स आपने याद रखना, पी फॉर पॉलिप्स, ए फॉर एडिनोमायोसिस, एल फॉर लियोमायोमा एंड एम फॉर मेलिग्नेंसी। इन सब की वजह से हो सकती हैं स्ट्रक्चरल कॉजेज़ की वजह से एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। फिर दूसरी आती है हमारे पास कोइन, ठीक है। कोइन में हमारे पास क्या है, नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज़ होती है। नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज़ में सी फॉर कोएगुलोपैथी, ठीक है। कोएगुलोपैथी में क्या होगा कि कोई भी हमारे पास मतलब नॉर्मल उसकी जो कोगुलेशन होनी होती है ब्लड की वो नहीं हो रही, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज़ है ना, इसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। और क्या हो सकता है, ओ फॉर ओवुलेटरी, ओवुलेटरी में मतलब कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ओवुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ओवुलेटरी कॉजेज़ हो सकते हैं। एंडोमेट्रियल कॉजेज़ हो सकते हैं, ई फॉर एंडोमेट्रियल कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको ये यहाँ पे एंडोमेट्रियल कॉजेज़ दिखाए हुए हैं, ये एंडोमेट्रियम में कोई प्रॉब्लम चल रही है। आइट्रोजेनिक हो सकता है, मीन्स हॉस्पिटल रिलेटेड, जैसे ये देखें इन्होंने अंदर आई फॉर बनाया हुआ है, ये वाला रॉड, ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस डाली हुई है। ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो इन्होंने डाली हुई है इसकी वजह से अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है। या हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो फीमेल्स यूज़ कर रही होती हैं उनके अंदर नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है, तो आइट्रोजेनिक कॉज हो गए। और नॉन अदरवाइज क्लासिफाइड, ठीक है, तो ये सारे आपने याद रख लेने हैं। और कोइन में आपके पास सी, कोइन में हमारे पास सी फॉर क्या होगा, कोएगुलोपैथी, ओ फॉर क्या होगा, ओ फॉर ओवुलेटरी, आई फॉर आइट्रोजेनिक, ई फॉर एंडोमेट्रियल, ठीक है, और एन फॉर आपकी कोई नॉट ऑब्जर्व अदरवाइज क्लासिफाइड। ये जो आपके पास क्लासिफिकेशन है ना पाम और कोइन, ठीक है, इस क्लासिफिकेशन आपको कहते हैं फिगो क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑफ द एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो इसमें देखें अगर आपने इसकी डिस्क्रिप्शन देखनी है कि जी पॉलिप्स की वजह से क्या होगा और
और ये सारा कुछ, ठीक है। तो आप इधर से देख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको सिर्फ नाम आने चाहिए, ठीक है। अगर आपने डिस्क्रिप्शन देखनी है कि इसमें क्या क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, तो आप ये देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं कि कौन कौन सी चीज़ों की वजह से नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है। स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज़, उसको निमोनिक याद कर लें तो आपको याद रहेगा। तो इसमें आपने ये टर्म्स कर लेनी है, मेनोरेजिया क्या होता है, मेट्रोरेजिया क्या होता है, और पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग हो सकती है। ये सारे कॉमन कॉजेज़ हैं जिसको मैंने स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल फॉर्म में आपको फीको क्लासिफिकेशन बता दी। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होती है, तो आपने याद रखना है वो ऐसी ब्लीडिंग होती है जिसमें कोई ऑर्गेनिक यूट्राइन लीजन्स, जितनी भी हमने देखी हैं स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज़, स्ट्रक्चरल कॉजेज़ में जो लीजन्स हमारे पास यूट्रस में नहीं है, उसकी एब्सेंस में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग कहते हैं, ठीक है। ये आपका डिफरेंस आना चाहिए कि डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग और नॉर्मल जो हमारे पास दूसरी कॉजेज़ होती हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। कि डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में ना हमारे पास कोई ऑर्गेनिक यूट्राइन लीजन नहीं होता, उसकी एब्सेंस में होता है। और ये मोस्टली आपके पास जो एनोवुलेटरी साइकिल्स होती है ना, जिसमें ओवुलेशन नहीं हो रही होती, उनमें मोस्टली ये होता है, ठीक है। एनोवुलेटरी साइकिल्स जो होती हैं, और मैंने उसमें बता दिया आपको कि फेलियर ऑफ ओवुलेशन जो है वो होगी, और इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि वो हो जाएगा। और उसमें मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी हैं कि वो हमारे पास ओवरियन लीजन्स हो सकती हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या जनरल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। फिर ये इन्होंने बताया हुआ कि अगर तो प्यूबर्टी से पहले नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है तो उसको हम कहते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो गई है फीमेल को, ठीक है। जो आपने मैंने बताया था कि 11 ईयर्स से पहले अगर प्री प्यूबर्टी हमारे पास ब्लीडिंग हो जाए। एडोलेसेंस में हमारे पास एनोवुलेटरी साइकिल्स की वजह से होती है, जो 3 कॉजेज़ मैंने आपको बता दिया है, उसको हम कहते हैं डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। रिप्रोडक्टिव एज में अगर हम देखें तो ये हमारे पास सारी हो सकती है ना, कि फीमेल प्रेग्नेंट है उसकी उस दौरान, या हमारे पास ये सारी प्रोलिफरेशंस हैं। रिप्रोडक्टिव एज में मैंने आपको बताया कि डियोमायोमा इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। उसके बाद पेरी मेनोपॉज और मीनोपॉज में मोस्टली जो आपके होते हैं ना, ये कार्सिनोमास वगैरह, इनकी वजह से मोस्टली ब्लीडिंग्स होती हैं। और एनोवुलेटरी साइकिल जो है, जैसे एडोलेसेंस में था पेरी मेनोपॉज। अब देखें जो प्यूबर्टी जो रीजन होता है ना, एडोलेसेंस और हमारे पास जो मेनोपॉज के दौरान होता है, इसमें एनोवुलेटरी साइकिल्स बहुत कॉमन होती हैं। मतलब कि इरेगुलर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, कभी फीमेल को आएगा, फिर इतनी देर बाद आएगी, फिर इतनी देर बाद आएगी। तो इस तरह से ये साइकिल्स चलती रहती हैं, एनोवुलेटरी साइकिल्स ना। तो इनकी जैसे नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग्स होती रहती हैं इन फीमेल्स को, एडोलेसेंस और पेरीमेनोपॉज को। ठीक हो गया। नेक्स्ट में हम जो है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और कैंसर करते हैं।